दिवाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि सब कुछ खुल रहा है और बड़ी सावधानी के साथ उस पर अमल भी करना होगा। बड़े सावधान होकर सारे नियम का पालन करके आगे बढ़ना होगा। दिवाकर का हम रुख करें उससे पहले अनुराग, जरा ये बात मुझे बताइएगा कि कई राज्य अभी भी लॉकडाउन को आगे बढ़ा रहे हैं स्थिति को देखते हुए। बहुत जगह अभी ये फैसला नहीं लिया गया है, तो क्या ये माना जाए कि अगर केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस आ गई लेकिन राज्य अभी इसको 30 तारीख से ऊपर तक भी बढ़ा सकते हैं, या अभी और स्ट्रिक्ट, यानी लोगों को अभी और बंदिशों में जिस तरीके से रह रहे थे अभी वैसे ही रहेंगे? कुछ ऐसी संभावना? देखिए बिल्कुल, ये तो राज्यों पर छोड़ना ही होगा और केंद्र की जितनी गाइडलाइंस आती हैं उन सब में क्लियरली ये लिखा होता है कि राज्य अगर चाहें तो इससे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स को लागू कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि पूरे भारत में एक जैसा स्प्रेड नहीं है कोरोना का। कहीं पर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, कहीं पर कम केसेस आ रहे हैं। कुछ राज्यों के सामने चैलेंज है कि वो किस तरह से बिजनेस जल्दी दोबारा शुरू कर पाएँ। कुछ राज्यों के सामने चैलेंज है कि वो ज़्यादा पेशेंट की स्थिति में रिसोर्सेज कैसे जुटा पाएं। तो हर राज्य को अपने हिसाब से फैसला लेना है। ये जेनरिक गाइडलाइंस केंद्र की तरफ से हैं जो एक इशारा ये करती हैं कि क्या वो ओवरऑल स्थिति है रिसोर्सेज की भारत में, और उस आधार पर ये गाइडलाइंस तय की जाती है। ठीक है, तो पीएम मोदी ने मन की बात में लोगों को कोरोना से बचने के लिए कई सावधानियां बरतने को भी कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से इस बात का आगाह उनको किया कि बहुत सारी छूट दी गई है लेकिन बहुत ज़रूरी है कि लोग इस वक्त पर काफ़ी सावधानी बरतें, जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी बेहद ज़रूरी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब भी उतनी ही गंभीर है। आपको, आपके परिवार को कोरोना से अभी भी उतना ही गंभीर खतरा हो सकता है। हमें हर इंसान की जिंदगी को बचाना है, इसलिए 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथों को धोना, इन सब सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए ये सावधानी जरूर रखेंगे। दिवाकर, सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है लेकिन बहुत हद तक फैसला अब राज्य सरकारों को भी करना है। क्या अभी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चीजें क्लियर हुई हैं कि इस तरीके से 1 जून से छूट देने वाले हैं या नहीं? अर्पिता, कल रात को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच चर्चा हुई थी और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि हो सकता है कि आज सुबह तक कोई प्लान महाराष्ट्र सरकार का आ जाए, लेकिन अभी तक कोई भी स्टैंड महाराष्ट्र सरकार ने क्लियर नहीं किया है। लगातार चर्चाओं का दौर जो 3 पार्टियों की सरकार है उनसे जारी है कि आखिर आगे क्या फैसला लेना है। क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन पहले की तरह जारी रखना है या फिर केंद्र सरकार के फैसले के साथ जाना है। तो ये जाहिर तौर पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज दोपहर तक या शाम तक जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फैसला आ जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन 4 का आज आखिरी दिन है और कल से अब देखने वाली बात बिल्कुल, यानी देखना होगा कि कल से ऐसा क्या बदलाव देखने को मिलता है और लोग कितने सजग होते हैं, बहुत जरूरी है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। दिल्ली और गुजरात आतंकियों के निशाने पर है, इस तरह का एक अलर्ट खुफिया विभाग की तरफ से जारी किया गया। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक पाकिस्तान के 3 बड़े आतंकी संगठन लश्कर, जैश और हिज्ब एक साथ इस साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। अगले 7 दिनों के भीतर आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया विभाग को यह भी पता चला कि आतंकी सड़क के रास्ते दिल्ली और गुजरात पहुंचने की फिराक में है। दिल्ली और गुजरात के कौन-कौन से इलाके आतंकियों के निशाने पर हैं, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जनक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। जनक, क्या जानकारी? देखिए, खुफिया विभाग की ओर से एक स्पेसिफिक इनपुट दिया गया है और जो डेडलाइन दी गई है वो भी 7 दिन का समय है। पाकिस्तान की जो 3 प्रमुख आतंकी संगठन है उनके इशारे पर ये आतंकी हमला हो सकता है, इस तरीके का स्पेसिफिक इनपुट है। आतंकियों के नाम और नंबर्स भी उसमें स्पेसिफिक सर्वेलेंस में पाए गए हैं और सड़क के रास्ते इन शहरों तक पहुंचा जाए। अब गुजरात में हालांकि कौन से शहर होंगे या दिल्ली में कौन सी जगह है वो इसकी स्पेसिफिक जानकारी फिलहाल एजेंसियां जुटाने में लगी पड़ी है। और जिस तरीके से आप तस्वीर में देख रहे हैं कि गुजरात में हर जो जगह है, प्रमुख
प्रमुख जगह, वहां पर उसकी चेकिंग और सर्वेलेंस भी की जा रही है और बॉम्ब स्क्वाड से लेके जो विधानसभा परिसर और बाकी जो जगह है वहां पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। खासतौर पर अहमदाबाद के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है और खासतौर पर धार्मिक स्थल फिलहाल हालांकि बंद है, लेकिन वहां पर भी चौकसी बढ़ाने के आदेश अभी राज्य सरकार और खासतौर पर खुफिया विभाग की ओर से पुलिस और गुजरात ATS और बाकी एजेंसियों को दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने इलाके को एक घेर रखा है। वहां पर सेना और आतंकियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। फिलहाल सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो अनंतनाग में आतंकियों से ये मुठभेड़ चल रही है। अनंतनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन दोनों ही तरफ से बताया जा रहा है कि फायरिंग हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले की खबर कि वहां शायद फायरिंग जो है वो रुक रुक कर हो रही है। फिलहाल रुकी हुई फायरिंग है वहां पर, लेकिन सर्च ऑपरेशन वहां पर सेना की तरफ से किया जा रहा है और अगर आतंकी हैं तो वो कहां छिपे हैं इसी की पहचान करने के लिए दरअसल सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रही है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन अभी चल रहा है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजियाबाद पुलिस कुछ सख्ती दिखा रही है और वाहनों की चेकिंग कर रही है। रविवार का दिन होने की वजह से सड़कों पर वाहनों की संख्या भी कम है। पुलिस केवल उन्हें ही बॉर्डर से जाने दे रही है जिनके पास जरूरी पास है। बिना पास वालों को पुलिस बॉर्डर से जाने नहीं दे रही। दिल्ली और यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार गाजियाबाद पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही है, चाहे वो कोई भी वाहन हो, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो पास हैं, जो वैलिड पास हैं या फिर जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको ही यहाँ पर जाने की इजाजत दी जा रही है। इसी तरह से आप देख सकते हैं एक एम्बुलेंस भी यहाँ पर फंस गई, क्योंकि चेकिंग वाहनों की बहुत सख्ती से की जा रही है ताकि किसी तरह से किसी को यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये माना जा रहा है गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से कि यहाँ पर जो आवागमन दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में हो रहा है वो कहीं ना कहीं से उनके कोरोना पॉजिटिव मामले जो है वो बढ़ा रहा है, जिसके बाद एहतियातन ये इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं हर वाहन की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। देखा जा रहा है कि जो आवश्यक पास से जुड़ा है या उसके पास कोई ऑथेंटिक पास हो तभी उस यहाँ से यूपी की तरफ एंट्री दी जा रही है और जो वाहन जिनके पास पास नहीं है उनको यहीं से लौटाने के लिए कहा जा रहा है। और ये कवायद पिछले 4 दिन से लगातार गाजियाबाद पुलिस कर रही है और कोशिश कर रही है कि हर गाड़ी को जो है पास देखने के बाद ही आगे जाने दिया जाएगा। उधर यूपी ATS ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर खालिस्तान समर्थक आतंकी को मेरठ से गिरफ्तार किया। तीरथ सिंह नाम के इस आरोपी की पंजाब पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। तीरथ सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसके पास से भिंडरवाला के पोस्टर और सोशल मीडिया पर खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े कुछ सबूत मिले हैं। पंजाब पुलिस फिलहाल तीरथ सिंह से पूछताछ कर रही है। भारत में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,82,143 हो चुका है और अब तक 86,984 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 5,164 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कुल मिलाकर भारत में इस वक्त 89,995 एक्टिव केस हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में भारत में 8,380 कोरोना मरीज बढ़े, जो अब तक का 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना की मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 65,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 21,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 18,549 मरीज हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16,000 से ज्यादा हो चुका है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 8,617 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 17,70,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 4,98,000 के पार पहुंच चुकी है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,96,000 के पार पहुंच चुकी है।
ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,74,000 से भी ज्यादा है। और 5वें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,39,228 है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 91 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 8 पुलिस अधिकारी और 83 पुलिस कर्मचारी हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 2,416 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 26 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी की वजह से काफी नुकसान हुआ। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश की वजह से तापमान सामान्य से 6 डिग्री लुढ़क गया, जिससे गर्मी से राहत मिली। लेकिन आगरा में तेज आंधी की वजह से कई पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। वहीं ताजमहल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक स्कूटर सवार आदमी नदी में बह गया, जिसे पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवानों ने बचा लिया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी पर बना पुल बह गया। यूपी के आगरा में अचानक मौसम बदलने और तेज आंधी चलने की वजह से कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ। आगरा के ताजमहल के अंदर भी नुकसान हुआ, जहां कई पेड़ गिर गए, जबकि पश्चिमी गेट पर कुछ हिस्सा टूट गया, जबकि इमारत के खंभे का हिस्सा भी टूटा दिखा। वहीं टिकट खिड़की के पास भी तेज हवा से गेट का कुछ हिस्सा टूट गया। इसमें जो टिकट एरिया में पश्चिमी गेट पर जो दर्शकों के लिए जहां टिकट चेक होती है और फिस्किंग और जो डीएफएमडी गेट लगाए गए हैं, उस एरिया को काफी डैमेज हुआ है। जो फॉल सीलिंग वगैरह थी मॉडर्न स्ट्रक्चर की, वो सारा डैमेज हो गया है। कुछ डीएफएमडी भी गिर गए हैं, उन पर भी नुकसान हुआ है। और जो पश्चिमी प्रवेश द्वार है, उसका पिवेट स्टोन टूट गया है, तो वो लकड़ी का दरवाजा झूल गया है। अंदर काफी पेड़ उखड़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हुई। दिल्ली के हनुमान रोड इलाके में पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। हालांकि तेज बारिश की वजह से पारा सामान्य से 6 डिग्री कम हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। मुद्दा गरम है कि कल से शुरू होने वाले अनलॉक 1 में राज्य कितनी राहत देंगे। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि कुछ राज्यों में कल से अनलॉक 1 लागू हो जाएगा और इसके तहत कुछ राहत भी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बंगाल, बिहार और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा। जहां जहां अनलॉक 1 लागू होगा, वहां धीरे धीरे शर्तों के साथ मॉल खुलेंगे, लेकिन मेट्रो ट्रेन बंद रहेंगी। धार्मिक स्थल खुलने की इजाजत दी गई है, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सैलून भी खुल जाएंगे और रास्तों पर आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। तो ये तस्वीरें, हालांकि अनलॉक 1 में राज्यों को भी ये छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से तय करें कि वहाँ स्थिति क्या है, किस हिसाब से उनके राज्य में कोरोना के हालात हैं, और उसी हालात को देखते हुए राज्य कदम उठाएं। कई जगहों पर कई राज्य अभी फिलहाल ये ऐलान भी कर चुके हैं कि वो आगे लॉकडाउन बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से ही आगे धीरे धीरे राहत देने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन कई राज्य ऐसे जिनकी तस्वीर अभी साफ नहीं है, और कहा जा रहा है कि जल्द ही वो तस्वीर भी साफ कर देंगे कि उनके राज्यों की स्थिति क्या होने वाली है कल से, क्योंकि अनलॉक 1 की शुरुआत हो जाएगी। थोड़ी बहुत राहत अब एक तरीके से मिलती हुई। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिल्ली से जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं, मुंबई से दिवाकर सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी से चारू प्रज्ञा हमारे साथ हैं, और इसी के साथ थोड़ी देर में टीएमसी समर्थक राहुल चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उन पर हम जाएं उससे पहले अब ये भी जान लेते हैं कि किन जगहों के खुलने के बारे में बाद में फैसला होगा। दरअसल स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, मेट्रो ट्रेन बंद रहेगी, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगे, बार फिलहाल के लिए बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं उन्हें भी अभी नहीं खोला गया है, वो भी फिलहाल बंद रहेंगे। सामाजिक कार्यक्रम अभी नहीं होने हैं, यानी सामाजिक कार्यक्रम को छूट नहीं मिली है, वो अभी नहीं होंगे। राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, खेलकूद के कार्यक्रम फिलहाल अभी नहीं होंगे।
जावेद का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हैं इस वक्त। जावेद, यानी जिस तरीके से राज्यों की स्थिति बहुत हद तक जरूरी है कि क्या राज्य कदम उठाते हैं, फिलहाल वहां क्या स्थिति नजर आ रही है और किस प्रकार की छूट मिल सकती है? देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लॉकडाउन 4 में ही हमने देखा था कि जो कंटेनमेंट जोन है उसके अलावा पूरी दिल्ली की आर्थिक गतिविधियां खोल दी गई थी, परिवहन को स्मूथ किया गया था, उसको खोल दिया गया था। अब जब अनलॉक 1 सामने आ रहा है उसमें अब सरकार समीक्षा करेगी और उसके बाद ही फैसला लेगी। दिल्ली में अभी क्या खुलना बाकी है? मेट्रो खुलना बाकी है, जो कि तीसरे फेज में रखा गया है। उसकी तारीख तय नहीं की गई है। 8 तारीख से कहा गया है कि धार्मिक स्थल, मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, इनके बारे में फैसला लिया जाएगा। तो जल्द ही सरकार इस पर कोई केंद्र की गाइडलाइंस के हिसाब से फैसला बनाएगी। इसके अलावा सबसे अहम है स्कूल्स। 1 जुलाई से कहा गया है कि खुल सकते हैं। उस पर राज्यों पर छोड़ा गया है कि वो राय मशवरा करें। उस पर भी सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। फिलहाल जो 8 जून और जो कल से अनलॉक 1 शुरू हो रहा है उस पर दिल्ली सरकार कोई फैसला ले सकती है। जी ठीक है जावेद, रहिए आप हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में शर्तों के साथ छूट मिली है। बिहार में 15 जून तक राहत नहीं, बंगाल में 15 जून तक लॉकडाउन है, तमिलनाडु में 30 जून तक लॉकडाउन है, महाराष्ट्र में छूट के आसार कम ही दिख रहे हैं और दिल्ली में जिस तरीके से जावेद बता रहे थे कि अनलॉक 1 लागू होगा, तो ये तस्वीरें अलग अलग राज्यों की कहां पर स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश ने शर्तों के साथ छूट की बात कही है, वहीं बिहार जो है, बिहार ने 15 जून तक राहत न देने की बात कही और सेम बात पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी सामने आई। वहीं तमिलनाडु 30 जून तक लॉकडाउन रखने की बात सामने आई, लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन वहां पर आसार कम ही दिख रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से सहमति एक तरीके से जता दी गई है और ये कहा गया है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए छूट दिल्ली वासियों को दी जाएगी। और इसी बीच टीएमसी समर्थक राहुल चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन जल्दी से मैं दिवाकर के पास जाना चाहूंगी। दिवाकर, तस्वीर कब तक साफ होगी? क्योंकि कल ही मीटिंग का दौर हुआ, उद्धव और शरद पवार के बीच में मीटिंग हुई, लेकिन सुबह कहा जा रहा था तस्वीर साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। कब तक साफ हो पाएगा? अर्पिता, इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के बीच चर्चा चल रही है कि आखिर स्कूलों को खोलने को लेकर क्या प्लानिंग है शिक्षा विभाग की। ये सारी जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से ले रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछले 1 हफ्ते में 3000 केसेज हर दिन सामने आए हैं, उसको देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की उम्मीद ज़्यादा लग रही है। सरकार कोई भी छूट देने के मूड में नहीं लग रही है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने सभी सहयोगियों से ये जान लेना चाहते हैं कि उनकी राय क्या है और इसीलिए शरद पवार जो कि वरिष्ठ नेता हैं, महाविकास आघाड़ी जो सरकार है उसके मार्गदर्शक हैं, उनसे भी चर्चा हुई थी कल, लेकिन स्थिति अभी तक साफ नहीं हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि सरकार बिल्कुल भी कोई छूट देने के मूड में नहीं है और अगर छूट देती है तो पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। पुलिस के पहले से ही पुलिस की हालत खराब है और ऐसे में प्रेशर अगर पुलिस पर डाला जाएगा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल भी छूट देने के मूड में नहीं है। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि हो सकता है कि थोड़ी देर में महाराष्ट्र सरकार का फैसला आ जाए और फैसला उम्मीद के मुताबिक यही हो सकता है कि लॉकडाउन 15 दिनों के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है दिवाकर, रहिएगा आप हमारे साथ। अब ये जान लेते हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण कि अनलॉक 1 के ऐलान के बावजूद कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की सख्तियों को जारी रखने का फैसला किया है। कौन कौन से राज्य हैं? दरअसल बिहार ने 15 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश ने भी 15 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में 13 जून को स्कूल खोलने पर फैसला होगा। पश्चिम बंगाल में भी 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। पंजाब में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो ये तस्वीर फिलहाल उन राज्यों की जिन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि उनके राज्य में लॉकडाउन फिलहाल आगे रहेगा। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात आज की और मन की बात में कोरोना के दौर में मजदूरों को हो रही परेशानी का जिक्र किया। इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं।
चारू प्रज्ञा हमारे साथ हैं। चारू, जो स्थिति है, क्योंकि आप सरकार में हैं, बखूबी चीज़ों को समझ रही होंगी, लेकिन जो एक आम जो लोग हैं, जो आम लोग इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि ऐसे वक्त पर जब संख्या कम थी कोरोना की, तब हमने लॉकडाउन कर दिया, उसके बाद अब संख्या बढ़ रही है तो हम लॉकडाउन को खोल रहे हैं। तो हम एक देशवासी क्या समझे कि फिलहाल देश की स्थिति क्या है और क्या इस वक्त पर ये छूट देना सही है? अर्पिता, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो छूट है ये सब लोगों के लिए और सब जगह नहीं है। इसमें लिमिटेशंस हैं, इसमें रूल्स हैं जो फॉलो करे जाएंगे। और जो कंटेनमेंट जोन सरकार ने बनाए हैं, कंटेनमेंट जोन्स में कोई भी छूट नहीं है। वहां पर लॉकडाउन पहले की तरह बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन जहां पर कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां पर हमको लोगों की जान तो देखनी है, पर हमें अपना जहान भी देखना है। और इसी को नजर में रखते हुए अनलॉक 1 को इंट्रोड्यूस किया गया है। सब कुछ एक फेज्ड मैनर में होगा, धीरे धीरे होगा, और अलग अलग फेजेस में सरकार ये देखेगी कि हम इम्प्लीमेंटेशन कितना प्रॉपरली और स्ट्रिक्टली कर पा रहे हैं, और तब एक कदम हम आगे लेंगे। तो जो लोग आज इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पहले अनलॉक कर देना चाहिए था और अब लॉक करना चाहिए था, मैं उन सबको याद दिला दूं कि आज भारत की स्थिति फिर भी हम कंट्रोल करने की स्थिति में इसीलिए हैं क्योंकि हमारा लॉकडाउन बहुत जल्दी हो गया था। और जो शुरू में कोरोना वायरस एकदम बम की तरह फैल सकता था, उसको हमने इस लॉकडाउन के साथ कंट्रोल किया। अब जब लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग समझ में आ गई है, लोगों को मास्क पहनना समझ में आ गया है, 2 गज दूरी समझ में आ गई है, हम फेज्ड मैनर से कंटेनमेंट जोन्स को छोड़ के अनलॉक शुरू कर रहे हैं। राहुल चक्रवर्ती साहब, अब आपको क्या लगता है, ये अनलॉक 1 में जिस तरीके के गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिए गए हैं, पूरे देश के सामने रखे गए हैं, आपको ये सही लग रहे हैं? इसी तरीके की छूट दरअसल आप मांग कर रहे थे। अल्पिता जी, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो देखिए ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं हम लोग, ये लड़ाई किसी भाजपा का खिलाफ नहीं है, केंद्र सरकार का खिलाफ नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का खिलाफ है। आज पूरा देश भर जो लड़ रहा है, पूरा भारतवासी, पूरे हिंदुस्तान की हर नागरिक। मगर बात कुछ सवाल इसमें रह जाता है। अगर केंद्र सरकार कुछ अच्छे कदम उठाए तो हम लोग उसको स्वागत करेंगे जरूर, मगर बात यह है जिस वक्त इसको लेकर स्टेप लेना चाहिए था, ये अनप्लान्ड लॉकआउट कर दिया गया। जिस विषय में माननीय प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे प्रवासी श्रमिक के बारे में। अर्पिता जी, आप हमको ये कह दीजिए, जो कोई हमको ये बता सकता है आज तक केंद्रीय श्रम मंत्री जो लेबर मिनिस्टर है, उसका आज तक कोई स्टेटमेंट आया? इतना बड़ा एक डिपार्टमेंट है एक सेंट्रल का। तो ये प्रवासी श्रमिक इस तरह की हाल नहीं होता अगर उस वक्त पहला लॉकडाउन का तरफ समय अगर कोई ऐसा पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं केंद्र सरकार ने जो किसी को किसी जगह से हिलने का दरकार नहीं होता। पूरा हिंदुस्तान है अर्पिता जी, कोई बंगाल बिहार में रहे या बिहार मध्य प्रदेश में रहे या एमपी का प्रवासी वो जाके गुजरात में रहे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर उस 20 लाख करोड़ का विकास लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अनलॉक 1 का समर्थन किया है। मुझे लगता है कि हम लोग पहले से ये बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती, इसलिए अनलॉक 1 ये जो निर्णय हुआ है मैं समझता हूँ कि ठीक है, और धीरे धीरे अब चीज़ों को खोलने के लिए और ज़िंदगी को पटरी पे लाने के लिए आगे बढ़ना होगा। तो उस दृष्टि से ये निर्णय ठीक है। वहीं सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 महीने के बाद भी सरकार मजदूरों को घर नहीं भेज सकी है। सरकार क्या करेगी इस महामारी को काबू में लाने के लिए? सरकार क्या करेगी अपने देश के अंदर जो लोग, उनके ऊपर जिस आर्थिक बोझ जिस तरीके से जो बढ़ चुका है, और हमारे भाई बहन जो आज भी सड़कों पे है घर जाने के लिए 2 महीने के बाद भी, इन लोगों के सबके लिए राहत के लिए क्या करेगी? सीधा सीधा पैसा दीजिए उनको, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, और अनाज दीजिए ताकि वो भूखे ना मरे, और मुफ्त में खाने के साथ पानी के साथ अपने भाई बहनों को अपने घर पहुंचाने की व्यवस्था करिए। चारू प्रज्ञा, आप राहुल चक्रवर्ती के सवालों का भी जवाब दीजिएगा, उसी के साथ साथ मेरा भी एक सवाल, उसका भी जवाब दीजिएगा कि लॉकडाउन ये अनलॉक 1 का जो जिक्र हुआ है, इसमें जो हमारे मजदूर हैं जो अभी 2 महीने से ज़्यादा का वक्त, जिस तरीके से सीताराम येचुरी भी कह रहे हैं 2 महीने हो गए, अभी तक ये मजदूर घर नहीं जा पाए हैं।
अब घर जाने के बाद रोजगार की समस्या भी तो इनके सामने है। उस रोजगार के बारे में सरकार क्या सोच रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया गया है वो उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे फोकस्ड है जिनको आज हमारी सबसे ज्यादा मदद चाहिए। तो मनरेगा के तहत हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक काम पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक एक सैलरी पहुंच पाए। घर बैठकर पैसे देने की प्रथा मोदी जी ने नहीं चलाई है, काम देने की चलाई है। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत ही जल्दी हमारा देश वापस पटरी पर आ जाएगा। जैसे इस समय मेरे साथी कह रहे थे कि इसमें आपने कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं उनको याद दिला दूं, पूरी दुनिया के सामने ऐसा संकट पहले कभी आया ही नहीं। पहली बार हमारी जनरेशन ने ऐसा संकट देखा है, और ना ही सिर्फ इंडिया, पूरा देश इससे जूझ रहा है। हर देश ने अपनी तरफ से प्रयास किया है अपनी जनता को बचाने का, और मैं आज भी ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, भारत उन देशों में से है जिसका रिस्पांस सबसे अच्छा रहा है। ये मैं मानती हूँ क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, हमारी चैलेंजेस भी बहुत बड़े हो जाते हैं। अर्पिता जी, मैं चारू जी से एक बात पे तो सहमत हूँ कि दुनिया इसका पहले कभी ऐसा बीमारी देखा नहीं। तो जब देखा गया, जब जिस वक्त 30 जनवरी पहला ये कोरोना का बारे में हम लोग को पता चल गया था, उस वक्त क्या कर रहे थे केंद्र सरकार? उस वक्त केंद्र सरकार शाहीन बाग लेके बिजी था, केंद्र सरकार दिल्ली का दंगा लेके बिजी था, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने का प्रक्रिया में बिजी था। तो उस वक्त अगर ये सब नहीं करते, नहीं, एक मिनट, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। प्रवासी मजदूर कहाँ जाएंगे? प्रवासी मजदूर कहाँ जाएंगे? तो अर्पिता, मुझे जवाब देने का समय दीजिए। जी चारू, 1 लाख हो गया तो उस वक्त बात चारू, दो महत्वपूर्ण सवाल जो विपक्ष पूछता है वो ये कि लॉकडाउन को किस तरीके से लागू कराना चाहिए। आनन फानन में लॉकडाउन की घोषणा हो गई, पहला ये। दूसरा ये कि प्रवासी मजदूरों की स्थिति को हम भाप ही नहीं पाए कि ये मजदूर इतने परेशान होंगे, और हम उनके बारे में बिना सोचे हमने ये फैसला ले लिया जिससे सबसे ज्यादा नुकसान इनको हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात वापस कहना चाहूंगी। जो आप ये बोलते हैं कि सरकार दूसरे कामों में बिजी थी, भारत सरकार ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया कोविड की समस्या को लेकर। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 7 जनवरी को अनाउंसमेंट किया कि एक नया वायरस स्ट्रेन पाया गया है, 8 जनवरी को भारत में मीटिंग हुई है। तो जो ये बोल रहे हैं कि भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया, मैं माफी चाहती हूँ। भारत सरकार ने जो ध्यान दिया है, हमें इस समय एक एग्जाम्पल की तो 22 मार्च पूरे दुनिया को लीड कर रहे हैं, क्योंकि हमने काम इतना अच्छा करके दिखाया है। जहां तक मजदूरों की बात है, हाँ, सब लोग बहुत समस्या में हैं, लेकिन अर्पिता, मेरी बात पूरी करने का मुझे समय दीजिए। मजदूरों की दो समस्या है, एक फिजिकल नीड है जो हम बोलेंगे तो बेहतर तरीके से हमारे व्यूअर्स भी सुन पाएंगे। मैं आ रही हूँ। दरअसल कांग्रेस जो है वो भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया ने भी गाइडलाइंस को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में जब कम केस थे तो सख्ती बरती गई, लेकिन अब केस बढ़ रहे हैं तो ढील दी जा रही है। लॉकडाउन 4 के बाद 5, 6, 7 वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको ब्रेक किया और उसको अनलॉक 1 कर दिया। 1 किया है तो इसका मतलब है गुंजाइश रखी है 2, 3, 4, 5 जितना भी होगा वो अपना करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि जो ओपन अप किया है, जनता चाहती थी कि उनका जीवन सामान्य हो, जो गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां विशेष रूप से, वो सामान्य रूप से चलना शुरू हो। चारू प्रज्ञा, पीएल पुनिया इस बात का ही जिक्र कर रहे हैं कि अब अनलॉक 1 हुआ है तो अनलॉक 2, 3 भी होगा, यानी अब लॉकडाउन 5 तो नहीं कह सकते, इसलिए इसको नाम अनलॉक 1 दे दिया है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि वापस हमारा जहान ठीक चले, इस पे हमको फोकस करना बहुत जरूरी है। इसको हमने अनलॉक 1 इसीलिए कहा है कि जो कंटेनमेंट जोन्स नहीं हैं, जहां पर वायरस का प्रभार इतना ज्यादा नहीं है, वहां पर तो लोग काम पर जा सकते हैं, वहां पर तो लोग अपनी रोजी रोटी पहले की तरह कमाना शुरू कर सकते हैं। तो यही सरकार फोकस कर रही है। और अनलॉक 1 इसीलिए क्योंकि फेज तरीके से जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से आगे की रणनीति आपने बनाई। ठीक है, राहुल चक्रवर्ती भी लॉन्च करेंगे। बात ये मैं तो पहले से ये कह रहा था, जो किसी से दुश्मनी नहीं है, ये लड़ाई हम लोग को सबको एक साथ लड़ना चाहिए। मगर पॉलिसी क्या है, एग्जिट रूट क्या है, ये तो पहले समझना पड़ेगा हमको। बात ये है, जिस प्रवासी के बारे में बात हम इतना बार कर रहे हैं, उसका वजह ये है जो ये प्रवासी लेबर जहां जा रहे हैं वहां संक्रमण पूरा हो रहा है। जहां पे 1 था वहां 10 हो रहा है। जिस वक्त ये डिसीजन लेना चाहिए था, अगर वो 1 था, अभी हो गया 1 लाख से ज्यादा।
तो बात यह जिस तरह से ट्रेन में ये लोग सफर कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रेन में ये लोग आ रहे हैं, उसका बारे में यानी चारू टाइमिंग में कहीं गड़बड़ी हो गई क्या? प्लेन चल रही है, ठीक है, जल्दी से 10 सेकेंड। चारू नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ आजकल कमियां निकालना है, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है। आप ये समझ के देखिए कि अगर कोई अपने घर जाएगा तो क्या उसका राइट घर जाना नहीं है? सिर्फ फिजिकल नीड्स पूरा करना इनफ नहीं होता है, साइकोलॉजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स भी हमको देखनी पड़ेंगी। ये काफी नहीं है कि हम उनको बोले कि आप यहाँ पर कैंप्स में रहिए, आपको खाना पीना मिलता रहेगा। अरे सब मजदूरों को भी ये लगता है एक बार अपने घर पहुंच जाए, अपने गाँव पहुंच जाए, फिर वापस काम पे आ जाएंगे। आप ये देखिए, रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू हो गया है। आप हरियाणा का एग्जांपल उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश का देखिए। नहीं, ठीक है, एक सेकेंड में आ रही हूँ। इन सब के बीच बीजेपी नेता दरअसल सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी उम्मीद जताई है कि अनलॉक 1 में कोरोना से लड़ाई आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जब भारत का जो फर्टिलिटी रेट या मृत्यु दर है वो गिर रहा है और एक प्रकार से जो कर्व है वो फ्लैटन आउट होता जा रहा है, तो वो अनलॉक 1 की तरफ भारत अब जा रहा है। उसके गाइडलाइन जो आ रहे हैं उसका स्वागत करते हैं। इसी बीच दो सहयोगी भी हमारे जुड़ रहे हैं। लखनऊ से राजीव प्रताप सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और पटना से संजय कुमार हैं। जल्दी से रुख राजीव प्रताप सिंह का। राजीव, उत्तर प्रदेश में शर्तों के साथ छूट मिली, और शर्त क्या है? देखिए, आपसे कुछ देर बाद जो केंद्र सरकार ने कल गाइडलाइन जारी की थी लॉकडाउन 5 को लेकर, उसमें अनलॉक 1 था जो कि 8 जून से शुरू होगा। उसके तहत जो रेस्टोरेंट हैं, जो होटल हैं, जो मठ मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद है, उसको खोलने की बात कही गई है। उस पर आपसे कुछ देर बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12:30 पर एक जूम ऐप के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत क्या क्या छूट दी जाएगी इसका ऐलान करेंगे। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं, उन्होंने भी संजय कुमार हमारे साथ। ठीक है, आ रही हूं मैं। संजय कुमार, 15 जून तक लॉकडाउन जो है वो वहां पर बढ़ाया गया, यानी कोई राहत नहीं है, यानी जैसे पहले चल रहा था बिहार में वैसे ही चलेगा अभी सब कुछ? जी बिल्कुल, जो आधिकारिक सूत्र हैं वो इसी बात की जानकारी दे रहे हैं। वैसे चीफ सेक्रेटरी के साथ सारे डीएम की अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा और कोई एडवाइजरी जारी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से संक्रमण बिहार में फैल रहा है, अब तक 3563 केसेज आ गए हैं और सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स जो लेबर हैं 2433 जो केसेज हैं माइग्रेंट्स लेबर के हैं। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा ढील देने की जरूरत हो, इसलिए जो लॉकडाउन फोड़ रहा है वही शायद अगले 15 जून तक रहे। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी से थोड़ी देर बाद हो जाएगी इस बारे में। जी ठीक है, यानी कुल मिलाकर अनलॉक 1 किस तरीके से स्थिति रहने वाली है, कौन से राज्य कितनी छूट के साथ, कितनी शर्तों के साथ लोगों को राहत देने वाले हैं, थोड़ी देर में बहुत सारे राज्यों ने क्लियर कर दिया है और कुछ राज्यों का क्लियर करना अभी बाकी भी है। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उधर